हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा टॉपिक था जब्त एंड जमींदार्स, अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़ एंड नूर जहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट। And we are going to the last topic in this chapter, the Mughal Empire in the 17th century and after। किस तरीके से उनका 17th सेंचुरी के आते आते मुग़ल एम्पायर का क्या रहा, किस तरीके से जो डिसइंटीग्रेशन ये स्टार्ट हो जाता है और उसके आफ्टर में क्या था। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। हम ये मानना पड़ेगा कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव था और मिलिट्री बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंसीफुल था, जिसकी वजह से उनका मतलब एक कह सकते हैं वो एक प्रॉस्पर बने। अपने आप में ही उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इकोनॉमिकली और कमर्शियली वो परफेक्ट बैलेंस था उनके पास। इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी जो ट्रैवलर्स थे वो डिस्क्राइब करते हैं, उन्होंने नाम दिया है हमारे इस कंट्री पे जब आते थे फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब किसी चीज़ की कमी ना होना और मतलब सब कुछ होना। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जैसे कि हम बोलते ही हैं, पहले आपने कभी किसी से सुना हो जो हमारे ग्रैंडफादर हैं या अपने फादर से किसी से भी आपने सुना हो, तो इंडिया को सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी और वेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते थे। And but these some visitors were also appalled at the state of poverty that exists side by side with the greatest opulence. Opulence means होता है that means prosperity, यानी आपके पास रिचनेस है, और appalled means यानी बहुत बुरा लगना। तो जो विज़िटर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे यहाँ आते थे, एक साइड तो वो हमारी कंट्री को फेवर्ड बताते हैं कि वेल्थ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट वो दूसरी साइड कहते हैं कि यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप आज की ही बात करेंगे तो इनकम में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। पुअर बहुत ज़्यादा पुअर होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपना एक्सपेंड कर सकता है अपनी इनकम को, अपना रिसोर्सेज को, बट जो पुअर है उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो इसलिए वो पुअर ही रह जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो पॉवर्टी है साइड बाय साइड वो एक ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस है, यानी जिस तरीके से वो फैली हुई है वो अपने आप में ही वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को, उसकी डार्कनेस को भी दिखाता है। अगर कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर अपने आप में बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटफुल रहा तो कहीं ना कहीं उसका एक अपोजिट साइड डार्कनेस भी रही, पॉवर्टी भी थी। ऐसा नहीं है उस टाइम पे पॉवर्टी नहीं थी। इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग, यानी जो इनइक्वालिटी है वो घूर रही है कि हाँ असमानता भी है, ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा अच्छा है मुग़ल एम्पायर में। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000। दैट मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं या जो हिस्टोरियंस हैं 20th सेंचुरी में, तो शाहजहाँ के रेन के से पता चलता है कि जो उस टाइम पीरियड में मनसबदार थे टोटल 8,000 में से सिर्फ इतने थे जो हाईएस्ट पोजीशन पे थे। एंड हाईएस्ट पोजीशन पे होने की वजह से इन लोगों को ही एक मतलब सैलरी का एक बड़ा पार्ट इनके पास ही चला जाता था। एंड दिस स्मॉल नंबर ऑफ 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार, इतना परसेंट लोगों के पास ही ज़्यादा रिसोर्सेज थे। एंड 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज अ सैलरीज फॉर दैमसेल्स एंड देयर ट्रूपर्स, यानी 61.5 जो भी वो उनके पास कलेक्शन होता था एज अ सैलरी एज अ रेवेन्यू जो वो एम्पायर से कलेक्ट करते थे, तो मनसबदार के जो ये हमने देखा है कि टोटल 5.6% है, तो इन लोगों को ही 61.5% रेवेन्यू का एज अ सैलरी चली जाती थी और उनके जो ट्रूपर्स होते थे।
and Mughal emperors and their mansabdar spent a great deal of their income on salaries and goods. तो जो वहाँ का जो एम्परर्स होते थे, उनके मनसबदार होते थे, एक चीज़ ये भी है कि जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे तो वो उसको इनकम को खर्च भी करते थे। जो उनकी सैलरी होती थी सामान ख़रीदने में, तो वो उनके लिए ग्रेट डील थी कि जो इनकम एज अ सैलरी है तो वो उसको खर्च भी करते थे। एंड दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिजन एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड दैम विद गुड एंड प्रोड्यूस। ये जो वो इनकम को एक्सपैंड करते थे एम्परर या मनसबदार, तो ये किसको बेनिफिट होता था इससे? जो वहाँ के कारीगर होते थे, जो हाथ का काम करते थे या किसान होते थे। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो वही कर रहे हैं, सामान तो वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे जितना सामान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और एम्परर और मनसबदार अगर वो खर्च करके उनसे ख़रीद रहे हैं तो उनके पास भी पैसे आएंगे, इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी होगी। बट ऐसा नहीं हुआ। वाई? क्योंकि स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर मीन्स होता है जो सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पीजेंट्स हैं और आर्टिजन हैं। उनके पास बहुत कम बच जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन का जो स्केल है वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए बचती ही नहीं पाता था। जैसे कि मानो उनको ये अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें से इतना अमाउंट तो एज अ वो टैक्स ही पे करते थे। और जब वो टैक्स पे कर रहे हैं तो अगर वो इनकम हो भी रही है, ठीक है, एम्परर्स जो हैं या मनसबदार हैं, उनको वो सामान ख़रीद रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, इनको फ़ायदा हो रहा है। बट उनकी इनकम का मेजर पार्ट एम्परर्स और मनसबदार के पास एज अ रेवेन्यू वापस चला जाता था, जिससे वो उनके हाथ में कुछ ही अमाउंट बच पाता था रेवेन्यू कलेक्शन का, क्योंकि वो सारा दे देते थे और वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। द पुअरेस्ट अमंग्स देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। यानी उनको एक ऐसी हार्श कंडीशन में अपना लाइफ जीना पड़ता था कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एंड उनके पास इतना इन्वेस्ट भी नहीं था कि वो कुछ एडिशनल रिसोर्सेज पे खर्च कर सकें, जिससे कि कुछ या टूल्स ले लें या कोई ऐसी सप्लाईज कर सकें जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। तो वो ये सब चीज़ तो सोच भी नहीं सकते थे। 2 स्क्वायर मील उनको अगर मिल जाए तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा पोरेस्ट पीपल्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट ही समझो। And the wealthier peasantry and artisan groups, the merchants and bankers profited in his economic world। लेकिन जो रिच पीजेंट होते थे, जिनके पास मेजर सेगमेंट ऑफ लैंड हुआ करता था, या आर्टिजन ग्रुप हैं या मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, उनको तो प्रॉफिटेड होता ही था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। एंड द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड दैम an extremely powerful group of people in the late 17th century। 17th century के आते आते यानी थोड़ा सा पीरियड पास आउट होने के बाद यहाँ पे बोला है जो उनके एलाइट थे, मुग़ल के एलाइट यानी जो नोबल्स हैं या फिर रिलेटेड टू किंग्स होते थे और सारा वर्क संभालते थे मुग़ल एम्पायर का, उनके पास इतनी पावर हो गई, वो इतने एक्सट्रीमली पावरफुल बन गए कि 17th सेंचुरी के आते आते तो एज ए अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्परर्स स्लोली डेक्लाइन। अब मुग़ल एम्परर्स की, किंग की जो रूलर है उसकी पावर स्लोली डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि सर्वेंट इमर्ज हो रहे थे उनकी पावरफुल जो पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। अलग अलग जो पावरफुल सेंटर्स थे और उनकी जो अलग अलग रीजन में पावर थी, सर्वेंट्स जो थे उनके मुगल्स के वो ही ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे, क्योंकि एक एरिया में एक पर्सन तो होता नहीं था और इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए मैनी वर्कर्स और पीजेंट्स के ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन का वर्क करने के लिए या फिर आर्मी को कंट्रोल करने के लिए जो रखे जाते थे, तो हम कह सकते हैं कि पावर धीरे धीरे उन्हीं के पास जा रही थी। दे कंस्टिट्यूट न्यू डायनेस्टीज़, उन्होंने अपना डायनेस्टीज़ खुद कंस्टिट्यूट करा एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध, और वो इंडिपेंडेंट हो गए मुग़ल एम्परर से कि जब हमारे पास पावर है
तो हम क्यों एज अ अपनी सर्विस जो है मुग़ल एम्परर को दें। एंड दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुग़ल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, बट अपना मेन मास्टर उन्होंने दिल्ली में रूल करने वाले रूलर को ही माना, बट वो इंडिपेंडेंट हो गए। एंड 18th सेंचुरी के आते आते जो प्रोविंसेस थे, एम्पायर था, कंसोलिडेट था, वो इंडिपेंडेंट अब स्टार्ट हो चुका था। यानी जितने भी जो मनसबदार थे या सूबेदार थे, जिस तरीके से वो अपनी सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटर थे अपनी सर्विस मुग़ल एम्परर्स को दे रहे थे, एलाइट थे, धीरे धीरे उनके पास पावर इतनी हो गई कि एक्सट्रीमली पावर होके वो अपनी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ उन्होंने बनाई। वो चैप्टर 10 में आप मोर डिटेल्स में इस बारे में पढ़ेंगे। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड डिस्क्राइब द 17th सेंचुरी एंड द कमिंग ऑफ 18th सेंचुरी में क्या क्या होने लगा। यानी डेक्लाइन होने लगता है औरंगजेब के आने के बाद। उनके जो बेटे रहे हैं बहादुर शाह, वो लास्ट रूलर थे। उसके बाद तो उनको मुग़ल एम्परर कंसीडर नहीं किया जाता था, उन्हें प्रिंस कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे और उन्होंने उनसे उनका टाइटल छीन लिया था। और कहीं ना कहीं इनका वीक पॉइंट भी था औरंगजेब के बाद से, तो वो डिसइंटीग्रेशन उनका होता ही गया एम्पायर का, और इस तरीके से मुग़ल एम्पायर का एंड भी हो जाता है। तो 150 ईयर का जो पूरा एक टाइम पीरियड है, जिसमें पूरा इवेंट्स बताए हैं, उनकी कैंपेन्स बताए हैं कि किस तरीके से कहाँ से स्टार्टिंग होती है और कहाँ पे एंड होता है 1707 तक, 1526 से 1707 तक। तो ये था मुग़ल एम्पायर। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।